तो कहानी की शुरुआत होती है नॉर्दर्न लुज़ोन फिलीपींस 1983 में, जहां पर एक बिल्डिंग को देखते हैं जहां पर कुछ रिलीजियस या फिर कुछ क्रिप्टिक या कुछ क्रीपी सी फोटोज दिखाई जाती हैं। यहाँ की फोटोज और पोर्ट्रेट्स के अंदर दो पोर्ट्रेट्स खास थे। एक तो जिसके अंदर कोई डार्क गॉडेस बनी हुई थी और पोर्ट्रेट के अंदर एक आंख में होल हो रखा था। वहीं दूसरी के अंदर हम एक ऑर्फनेज की पोर्ट्रेट को देखते हैं जिसमें ढेर सारी वाइट नन्स बहुत सारे बच्चों को संभाल रही थी, पाल पोस रही थी और विंडो में तभी हम किसी की परछाई को भी देख पाते हैं। अब ये पूरी बिल्डिंग खाली होती है जहां पर एक कमरे के अंदर हम एक अजीब सी आवाज को सुनते हैं जो कि किसी जानवर जैसी लग रही थी, जैसे कि कोई जानवर गुर्राहट कर रहा हो या फिर ऐसी आवाज जैसे कि जानवर कुछ खाना खा रहा हो। बिल्कुल वैसी आवाज सुन पाते हैं और तभी अगले ही पल उस कमरे से किसी लड़की का आधा खाया हुआ हाथ बाहर आता है। अब हम किसी जगह पर एक बक्से को देखते हैं जिसके अंदर ढेर सारे कटे हुए हाथ रखे थे, जिसके साथ ही सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं ईसा और थॉमस नाम के दो भाई बहनों को जो कि अपने घर में डरे सहमे बैठे हुए थे। हम गौर करते हैं कि ईसा के हाथ जो होते हैं वो खून से लथपथ थे क्योंकि इन दोनों भाई बहनों के सामने उनके ही पिता की लाश पड़ी हुई थी। तो असल में ईसा और थॉमस की माँ इस दुनिया के अंदर नहीं है और उनके पिता बहुत ही ज्यादा अब्यूजिव थे जो कि उन दोनों को लगभग मार ही देते। तो सेल्फ डिफेंस में आकर ईसा ने अपने पिता को ही खत्म कर दिया और अब अपने भाई को संभाल रही है जो कि ये कह रहा होता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो वो ये बता रही होती है कि उसकी कोई गलती नहीं है और उसे उन दोनों को बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा। खैर वो सिंह के पास हाथ धोने आती है और उसने अपने भाई को संभाल लिया था, लेकिन उसका खुद का मन यहाँ पर काफी ज्यादा विचलित हो रखा था, जिसे वो संभालने की कोशिश करती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं था क्योंकि अब उसे अपने पिता का साया बार बार हर जगह दिखने लगता है। खैर अगले सीन में ये दोनों ही अपने घर से कार लेकर निकल जाते हैं और हम बीच में रेडियो पर खबर सुनते हैं जहां पर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर रैली के दौरान अपोजिशन पार्टी के स्पीकर स्टेज पर किसी ने ग्रेनेड फेंक दिया था, जिससे कि 2 जानें चली गई हैं और लगभग 6 लोग घायल हैं। अब रास्ते में ईसा अपने भाई से कहती है कि वो लोग एक सेफ जगह पर जा रहे हैं जो कि जंगलों में है, क्योंकि उनकी माँ बचपन में उन्हें जंगलों की कहानी सुनाया करती थी जहाँ पर जाने का वो खुद इमेजिन करा करती जब उनके पिता उनको अब्यूज किया करते थे। थॉमस यहाँ पर ही कहता है कि ईसा ने कहा था कि वो तो ग्रैंडमदर के पास जा रहे हैं। इस पर वो ये कहती है कि वो वहाँ पर नहीं जा सकते और अब वो तभी गुस्सा होने लगता है कि वो जानता है कि ईसा एक खूनी है और उसने जो कुछ भी किया वो गलत था और वो उसके साथ नहीं जाएगा, लेकिन वो उसे संभालने की कोशिश करने लगती है। और यहाँ पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना क्योंकि ईसा ने जो कुछ भी किया वो अपने सेल्फ डिफेंस में किया था, लेकिन थॉमस यहाँ पर बच्चा है, काफी छोटा है और उसके अंदर अभी इतनी समझ नहीं है कि आखिर हुआ क्या। खैर वो अपनी जिद पर अड़ा रहता है कि वो उसके साथ नहीं जाएगा और गाड़ी से उतर कर वो जंगलों में भाग जाता है, जिसको वापस लाने के लिए ईसा उसका पीछा करने लगती है। अब वो बहुत देर तक उसको ढूंढती है लेकिन थॉमस उसे कहीं नहीं मिलता। अब वो आगे जाकर तभी एक अजीब सी बॉल्ड लेडी को देखती है जो कि एक भारी से संदूक को घसीट कर कहीं ले जा रही थी और अचानक से वो गायब हो जाती है। ईसा का ध्यान उस पर ही था कि तभी उसे साइड से आवाज आती है और वहाँ पर उसे एक और अजीब सी दूसरी बॉर्ड लेडी दिखती है जिसने कि उस पहले वाली बॉर्ड लेडी की तरह ही ब्लू ड्रेस पहनी हुई थी। अब वो लेडी जो होती है वो ईसा को देखते ही उसकी तरफ भाग कर आने लगती है, जिससे कि ईसा स्नैप आउट हो गई थी। और जब ईसा को होश आता है तो वो जंगलों के बीचों बीच एक रोशनी को देखती है जो कि पहले वहाँ पर नहीं थी और उस रोशनी को फॉलो करने पर वो एक बिल्डिंग तक पहुँच जाती है जो कि असल में एक ऑर्फनेज है और हमने मूवी की शुरुआत में इसको ही देखा था। अब बाहर से देखने पर वो विंडो में किसी की झलक देखती है और अंदर जाती है तो उसे वही सब अजीब पोर्ट्रेट्स और खासकर उस डार्क गॉडेस की पोर्ट्रेट मिलती है। खैर अब उसे कोई बच्चा भागता हुआ दिखाई देता है जिसे थॉमस समझकर वो उसके पीछे भागते हुए सीढ़ियों से होती हुई हॉलवे में आ गई थी। यहाँ पर उसी अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं जो कि धीरे धीरे बंद हो जाती हैं और अब एक बॉल्ड लड़का उसको मिलता है जिससे वो एक पल को घबरा कर नीचे भाग गई थी। नीचे उसे सारी नन्स मिलती हैं जिनकी हेड नन थी सिस्टर मार्गा और वो ईसा को शांत करके उसको बताती है कि ये हेल्पिंग हैंड्स नाम का एक ऑर्फनेज है और वो लड़का गैब्रियल है जो कि एक स्पेशल लड़का है और यहाँ पर छोटे मोटे कामों में हाथ बटाता है। तो ईसा उससे न डरे। अब सिस्टर मार्गा ईसा से पूछती है कि वो इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही है, तो वो ये बताती है कि वो तो अपने भाई थॉमस को ढूंढ रही थी जो कि जंगलों में कहीं पर खो गया था। सिस्टर मार्गा उसे थॉमस से मिलवाती है जो कि उन्हें यहीं पर घूमता हुआ मिला था और इस वक्त वो कहाँ पर जाता तो उन्होंने उसे यहाँ पर रुकने दिया। खैर थॉमस को देखकर ईसा को चैन की सांस आती है और वो ये कहती है कि उनके साथ में क्या हुआ है वो यहाँ पर किसी को भी ना बताए और सुबह होते ही वो यहाँ से निकल जाएंगे। अब एक सिस्टर ईसा को भी एक कमरा दिखाती है जहाँ पर वो आज रात रह सकती है और ईसा यहाँ पर किसी का सामान भी गौर करती है तो सिस्टर ये बताती है यहाँ पर पहले कोई लड़की रुकी हुई थी जिसको जल्दी में जाना पड़ा और वो सामान यहीं पर भूल
भूल गई। अब ईसा को ड्रॉर के अंदर एक किताब भी मिलती है, लेकिन फिलहाल वो इस पर इतना ध्यान नहीं देती और कपड़े चेंज कर सोने चली जाती है। मेनवेल टॉमस जो होता है वो सीलिंग पर एक बड़े से होल को देखता है और डर कर प्रे करने लगता है, जिससे कि वहाँ पर मौजूद एक लड़का उससे ये पूछता है कि वो कर क्या रहा है। तो वो प्रेइंग के बारे में बताता है। तो शॉकिंगली उस लड़के को प्रे क्या होती है इसके बारे में पता तक नहीं था। वो ये बताता है कि यहाँ पर कोई भी प्रे नहीं होती और सब यहाँ पर अच्छे से रहते हैं और कुछ बच्चे अडॉप्ट भी हो जाते हैं, जिसका दोस्त पैट्रिक रिसेंटली अडॉप्ट हो गया है। तभी हम एक और चीज गौर करते हैं कि सभी लड़के यहाँ पर बोल्ड है यानी गंजे हैं और टॉमस के सोने के बाद हम एक क्रीपी मॉन्स्टर को उसी सीलिंग वाले होल से झांकता हुआ भी नोटिस करते हैं। अब दूसरी ओर ईसा जो होती है वो सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती और तभी बाहर वो सिस्टर की आवाज को सुनती है, जो कि इस वक्त साफ सफाई करने निकली हुई थी और मदर के बारे में बात कर रही थी कि वो खाना खा चुकी है और पिछले कुछ रातें शांत रही, लेकिन ये ज्यादा वक्त तक नहीं रहेगा, उन्हें जल्दी ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। और यहाँ पर जो कुछ भी होता है उसके बारे में मदर ने ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब अगले सीन में हम ईसा के घर पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं, जो कि उनके पिता की बॉडी को एग्जामिनेशन के लिए भेजकर ईसा और टॉमस की सर्चिंग शुरू करवा देते हैं, क्योंकि वो दोनों ही गायब थे। खैर अगले दिन ईसा और टॉमस लंच कर रहे होते हैं, जहां पर ईसा सिस्टर मार्गा से थोड़ी बहुत बात करती है, जहां पर सिस्टर मार्गा उसको ये बताती है कि इस ऑर्फनेज को कोई भी चर्च फंड नहीं करता, बल्कि ये छोटे मोटे डोनेशंस पर चलता रहता है। सभी लड़के यहाँ पर लंच कर रहे थे, जिन्हें देख ईसा पूछती है कि यहाँ पर सभी लड़के ही क्यों हैं, कोई लड़की क्यों नहीं है, जिस पर कुछ सिस्टर्स का तो रिएक्शन काफी ज्यादा अजीब था, बहुत ही संकोच भरा था। और सिस्टर मार्गा ये बताती है कि यहाँ का एनवायरनमेंट ज्यादा अच्छा नहीं है और यहाँ पर सिर्फ 8 ही सिस्टर्स हैं, तो वो लड़कियों को सही एनवायरनमेंट में दूसरी जगह पर रखती है। अब खाना खाने के बाद ईसा प्लेट्स किचन में रखने जाती है, जिसके साइड में उसे एक लड़का एक हैंड प्रोजेक्टर से खेलता हुआ मिलता है, जिससे वो बात करती है और वो लड़का उसे प्रोजेक्टर खेलने के लिए दे देता है, जिसके अंदर वो इमेज प्रोजेक्शंस को देखने लगी थी। तो एक के अंदर वो अपने ही मृत पिता को देखती है और घबरा जाती है, लेकिन तब तक सिस्टर मार्गा उसको बुला लेती है, तो वो उनसे बात करने निकल गई थी और उसने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया था। अब सिस्टर मार्गा से बात करते हुए वो उनको शुक्रिया अदा करती है, साथ ही साथ ये कहती है कि अगले कुछ वक्त तक वो यहाँ पर रुकना चाहेगी और वो अभी सही स्थिति में नहीं है, तो वो ये चाहती है कि टॉमस को भी कोई अडॉप्ट कर ले, जिससे कि वो दूर तो नहीं होना चाहती, लेकिन वो अभी उसे संभालने की हालत में भी नहीं है। इस पर सिस्टर मार्गा कहती है कि वो जब तक जाए यहाँ पर रुक सकती है और उसके जाने के बाद वो टॉमस को अच्छे से संभाल लेगी। और तभी हम सिस्टर हेलेना को देख पाते हैं, जो कि अजीब तरह से हर वक्त ईसा को घूरे जा रही थी। अब अगले सीन में ईसा को सिस्टर ट्रिनिंग और फिनिल को मार रही होती है और ईसा उस हॉलवे के रूम के बारे में बात करती है। तो सिस्टर ट्रिनिंग बताती है कि ये मदर मेरा सॉल का रूम है, जो कि यहाँ की ओल्डेस्ट मेंबर है और जब तक कोई ओकेजन या फिर काउंसिल मीटिंग नहीं होती तब तक उन्हें कोई भी परेशान नहीं करता और वो अपने ही रूम में हर वक्त रहती हैं, बाहर नहीं आती और ईसा भूल कर भी उनके रूम में ना जाए। अब बाहर हम टॉमस को देखते हैं, जिसे एक बुली लड़का प्रिंसिपे एक डेविल मास्क देकर ये कहता है कि आज वो मदर मेरा सॉल बनेगा। इस पर वो पूछता है कि मदर कौन है। तो सब बच्चे बताते हैं कि वो एक बीस्ट है, जो कि रात में यहाँ वहाँ घूमती है और बच्चों को खाती है। अब वो लोग अपना गेम का गाना भी गाते हैं कि मदर मेरा सॉल आएगी, बच्चों को खाएगी, हड्डी थूक जाएगी। और अभी टॉमस को ये गेम काफी अटपटा लगता है, तो वो उसको खेलने से इनकार कर देता है। तभी हम ईसा को देखते हैं, जिसे सिस्टर मार्गा के रूम की सफाई का काम मिला था और यहाँ पर उसको एक गन मिलती है, जिसे वो छूने की कोशिश करती है। तभी सिस्टर मार्गा उसको रोक देती है कि ये गन उनको यहाँ पर जंगली सुअरों से बचाने के लिए है, जो कि रात में यहाँ पर आते हैं और अंधेरे में वो बाहर न जाए। खैर इसी बीच रेडियो पर ईसा नोटिस करती है कि उसकी और टॉमस की अनाउंसमेंट चल रही होती है और कोई उसे सुन ले, इससे पहले ही वो रेडियो को ऑफ कर देती है। खैर अब तक काफी रात हो गई थी और सभी बच्चे नहाकर सोने चले जाते हैं, लेकिन प्रिंसिपे टॉमस को परेशान कर रहा था, जिस पर टॉमस को काफी गुस्सा आता है और वो ये कहता है कि ईसा उसे मारकर उसका प्राइवेट पार्ट काट डालेगी, तो वो वहाँ से चला जाता है। खैर रात में टॉमस सोने जाता है, जिसे ईसा समझाने आती है कि वो उनके साथ क्या हुआ किसी को भी भूल कर भी ना बताए। तो वो ये कहता है कि उसे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है और वो यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन ईसा ये कहती है कि ये जगह काफी अच्छी है और उन्हें जो कुछ चाहिए यहाँ पर मिल जाएगा, तो उनका यहाँ पर ही रहना ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन टॉमस का मन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। इसको समझाती है कि वो उस पर भरोसा रख के वो सब कुछ फिक्स कर देगी। अब ईसा अपने रूम में सोने आ जाती है, लेकिन उसे उसके पिता के हॉन्टेड वाले विजन्स बार बार डरा रहे थे। अब अगले दिन सभी बच्चे लंच को जा रहे होते हैं और टॉमस पीछे रहकर एक रूम में झांकता है, तो उसे हेलेना कपड़े चेंज करते हुए दिखाई देती है, जिसने ब्लू ड्रेस पहनी हुई थी। और यहाँ पर नोट करने वाली बात ये थी कि वो भी बोर्ड होती है, जो कि टॉमस को देख लेती है और उसको एक अजीब सी मुस्कुराहट देने लगती है। और सबसे अजीब बात यह है कि ईसा ने ऐसी ही ब्लू ड्रेस वाली अजीब सी लेडीज को या फिर अजीब से व्यक्तियों को जंगलों के अंदर देखा था।
अब सिस्टर मार्गा जब थॉमस को ऐसा करता देखती है तो वो उसको अपने साथ ले जाकर उसके भी बाल काट डालती है, और जब ईसा इसके बारे में पूछती है तो वो ये बताती है कि जो से बचाने के लिए उन्होंने बाल काट दिए। खैर अब ईसा काम करते करते स्टोर रूम तक आ गई थी, जिसे वहाँ पर कुछ अजीब सा आभास होता है, लेकिन ऊपर की एक आवाज से वो ऊपर जाती है तो ट्रेनिंग ने उनका सीक्रेट स्टैचू तोड़ दिया था, जिसके बदले में उसे उस टूटे हुए स्टैचू के टुकड़ों पर चलते हुए हायर बीइंग को अपना पेन, सफरिंग और खून ऑफर करना था। और वो ऐसा करने लगती है जिसकी हालत खराब देखकर ईसा उसे रोकने जाती है, लेकिन वो सिस्टर ही उस पर चिल्ला देती है और मार्गा भी कहती है कि ईसा उसे सफरिंग ऑफर करने दे और ये काफी जरूरी है। अब रात को जब ईसा स्टैचू के टुकड़े और वहाँ पर लगा हुआ ट्रेनिंग का खून साफ कर रही होती है, तभी वहाँ पर हेलेना आ जाती है, जो कि बताती है कि ये स्टैचू उनकी मदर का है, जिनको वो लोग वर्शिप करते हैं, यानी कि ये लोग गॉड को नहीं पूछते थे, और इसलिए यहाँ पर उस लड़के को ये लगा था कि प्रे क्या होती है। खैर यहाँ पर वो बताती है कि ये एडम की फर्स्ट वाइफ थी। वुमेन की स्ट्रगल्स का ये सिंबल है, जिनको लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, और ये मर्दों को दुख देने वाली है। वो आगे ये भी कहती है कि उसको अजीब लगता है कि लोग सेंट्स में कैसे यकीन करते हैं, उनकी कहानियों में, चमत्कारों में, और उन्हें तो ऐसे सेंट्स पर कोई यकीन नहीं है। उनका फेथ बस लिलिथ पर है और लिलिथ से ही जुड़ा हुआ है। ईसा खुद गॉड को मानती थी, जिसे हेलेना एक अजीब सी नजर से देखने लगती है, और ये नजर खाली ऐसी नहीं है कि फेथ वाला डिफरेंस हो, बल्कि ये नजर ऐसी थी कि तुम हमसे बहुत नीचे हो और हम बहुत ही ज्यादा ऊपर हैं। बेसिकली ये लिलिथ को ऊपर दिखाना चाहती थी, और वो अक्सर ईसा के पेंडेंट को भी नोटिस करती रहती है और उसे काफी अजीब सी फीलिंग आती है। जिसके बाद हम कुछ सिस्टर्स को ट्रेनिंग के पैर से स्टैचू पीसेस निकाल कर उसे स्टिच करता देख पाते हैं, और यहाँ पर ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। वहीं अब ईसा अपने रूम के अंदर उस किताब को पढ़ रही होती है, जिसको शुरुआत में उसने इग्नोर कर दिया था, और इसके अंदर लिलिथ के बारे में लिखा हुआ था, और अब उसे एक अलग सा ही आभास होने लगता है। खैर अब इन सब के चलते ईसा नहाने चली जाती है, और वहीं थॉमस को प्रिंसिपल एक टास्क देता है कि अगर वो लॉन्ड्री से फीमेल अंडरगारमेंट लेकर आएगा तो फिर वो उसको कभी परेशान नहीं करेगा, और थॉमस भी उसकी बात मान लेता है, जिसको एक लड़का मना करने लगता है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता। मेनवाइल ईसा वो कुछ आवाज समय देती है, और वो आवाज का पीछा करते हुए हॉलवे में उसी डार्क गॉडेस की पोर्ट्रेट के पास आ गई थी, और ये पोर्ट्रेट किसी और का नहीं बल्कि लिलिथ का ही था, यानी कि ये डार्क गॉडेस कोई और नहीं बल्कि लिलिथ ही है, और ये लोग इसी को पूछते हैं, which explains कि इनको प्रेइंग के बारे में या फिर गॉड के बारे में कुछ भी क्यों नहीं पता था। खैर हमने पहली बार देखा था कि इस पोर्ट्रेट की एक आंख के अंदर एक होल भी था, जिसमें से कोई झांक रहा था, जिसे ईसा नोटिस कर लेती है। खैर तभी उसे सिस्टर मार्गा दिखाई देती है, जो कि कहीं जा रही थी, जिनका वो पीछा करती है, और सिस्टर मार्गा मेन डोर पर आती है, जहाँ पर कोई एक बास्केट रखकर गया था, और उस बास्केट के अंदर कोई बच्चा भी था, जिसको लेकर वो अंदर आ जाती है। मीनवेल थॉमस लॉन्ड्री में जाता है, जहाँ पर उसे एक बड़े बड़े क्लॉज वाला हाथ दिखता है, और तभी उसको एक भयानक सी शैडो भी दिखाई देती है। तभी एक सिस्टर जो होती है वो सिस्टर मार्गो वो बताती है कि थॉमस तो गायब है, तो वो ये कहती है कि ये तो खतरनाक हो सकता है, और अगर मदर को उसकी सेंट मिल गई तो ठीक नहीं होगा। और तभी हेलेना थॉमस को चुपचाप लॉन्ड्री से निकाल कर ले जाती है, लेकिन ईसा सिस्टर मार्गा की बातें सुन चुकी थी। अगले सीन में सिस्टर मार्गा और हेलेना सभी बच्चों पर गुस्सा करती है कि आज उन्होंने जो किया उसे थॉमस के साथ बहुत गलत हो सकता था, और हेलेना प्रिंसिपल के बारे में मार्गा को हिंट देती है कि उसको क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन मार्गा कहती है कि अभी वो इसके लिए बहुत छोटा है। जिसके बाद ईसा थॉमस से पूछती है कि उसने रात में क्या देखा था, लेकिन वो ये कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, और उसकी तबीयत भी कुछ ठीक सी नहीं लग रही थी। अब थोड़ी देर के बाद में ये दोनों लंच करने जाते हैं कि तभी रास्ते में ईसा एक रूम के अंदर उसी बच्चे को देखती है, जो कि आखिरी रात यहाँ पर आया था, लेकिन जो सिस्टर्स होती हैं वो दरवाजे को ही क्लोज कर देती हैं। तभी लंच के बीच में सिस्टर मार्गा सबको बताती है कि अब प्रिंसिपल यहाँ से जाने वाला है, जो कि एडॉप्ट हो चुका है। इसके बाद वो थॉमस से अकेले में बात करती है और ये पूछती है कि उसने रात में क्या देखा था, तो वो बताता है कि उसने बड़ी बड़ी चमकदार आंखें और बड़े बड़े पंजे देखे थे। इस पर वो ये कहती है कि ये कोई नॉर्मल ऑर्फनेज है ही नहीं, बल्कि कुछ सीक्रेट्स होल्ड करता है। ये एक चमत्कारी साइट पर बना हुआ है, जो कि पहले एक एंजल का घर हुआ करता था। वो एंजल ऑफ लव थी, जो कि रात में जिसको थॉमस ने देखा वो मॉन्स्टर नहीं बल्कि एंजल थी, जो कि किसी को हर्ट नहीं करती। यानी कि यहाँ पर पूरी की पूरी बात ही घुमा दी गई। एंड आई बिलीव कि अगर वो एंजल ऑफ लव होती तो उसकी ऐसी आंखें और बड़े बड़े पंजे तो नहीं होते। खैर तभी हम ईसा को देखते हैं, जो कि लिलिथ की पोर्ट्रेट देख रही होती है, जिसके पीछे एक सीक्रेट दरवाजा था। वो उसके अंदर चली जाती है, वो वहाँ से चुप कर बाहर देखने लगती है, और तभी हेलेना और बाकी सिस्टर्स प्रिंसिपल को मदर के रूम में लेकर आती है। खैर अब हेलेना प्रिंसिपल से ये कहती है कि वो मदर को बाय बोल दे, और बाहर से दरवाजा लॉक कर देती है। और जब प्रिंसिपल बेड तक आता है तो बेड के ऊपर कोई भी नहीं था, बल्कि बेड के नीचे से एक मॉन्स्टर आकर उसे अपने साथ खींच लेता है। यानी कि यहाँ पर जिनके बारे में कहा जाता है कि बच्चे एडॉप्ट हो जाते हैं, तो लड़के एडॉप्ट नहीं होते थे, बल्कि उनको कोई मॉन्स्टर खींच लिया करता था।
अब रूम के बाहर सभी सिस्टर्स को चैंट कर रही थी और सिस्टर मार्गा गन के साथ तैयार थी। शायद अगर कुछ उल्टा हो तो इस गन से वो प्रोटेक्शन कर पाएगी। तभी ईसा को सब आवाज आ रही होती है जिसे गैब्रियल बाहर ले जाता है और ये सीक्रेट रास्ता लॉन्ड्री से ही बाहर जाता था। यानी कि रास्ते का मिलना और क्लॉज वाली चीज यानी कि वो मॉन्स्टर जो कुछ भी था वो आपस में जुड़ा हुआ है और इस ऑर्फनेज के अंदर कुछ ना कुछ तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ चल रही थी। खैर अब ईसा गैब्रियल से पूछने लगती है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, तो वो बोल तो सकता नहीं था लेकिन इशारा करता है कि ईसा शांत रहे और नीचे जमीन को भी पॉइंट करके डर कर भाग जाता है। अगले दिन ईसा तोमस से बात करती है कि उन्हें यहाँ से जाना होगा, ये जगह ठीक नहीं है और वो उसको बता देती है कि वो यहाँ पर उसे छोड़कर जाने वाली थी ताकि उसका फ्यूचर अच्छा हो, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेगी और उसे ऐसा फील भी नहीं होता। और तोमस भी उसे ये कहता है कि फादर ईसा को हर्ट करते थे लेकिन वो उसकी हेल्प नहीं कर पाया क्योंकि वो कमजोर है। और ऐसे ही ये दोनों भाई बहन अपने बिखरे हुए बॉन्ड को ठीक कर लेते हैं। घर इतने में ही सिस्टर मार्गा ईसा को बुलाती है और उसको ये बताती है कि तोमस को एक फैमिली अडॉप्ट करना चाहती है, लेकिन ईसा कहती है कि अब वो यहाँ से जा रही है। इस पर सिस्टर मार्गा कहती है कि वो जानती है कि ईसा की क्या कंडीशन है और तभी वो उसको एक पुरानी फोटो दिखाती है जिसके अंदर उनकी प्रीवियस मदर सुपीरियर एस्तर की फोटो थी जो कि अचानक यहाँ से चली गई क्योंकि उनको एक इन्फेंट पर तरस आ गया था और वो इन्फेंट जो थी वो भी अनाथ थी जिसका पूरा नाम है ईसाबेल। और ईसाबेल यहाँ पर ऐसी पहली थी जिसने गॉड की शपथ ली थी, मतलब कि ईसा एस्तर की ही अडॉप्टेड बेटी है। और यहाँ पर सिस्टर मार्गा तभी अपना सर खोलकर अपनी और यहाँ पर मौजूद सभी सिस्टर्स की आइडेंटिटी को रिवील करती है। वो बताते हैं कि वो है लिलिथ यानी कि लिलिथ की सर्वेंट्स। और आपको याद हुआ शुरुआत वाली पोर्ट्रेट्स के अंदर काफी सारी वाइब नन्स थी, तो वो कोई और नहीं बल्कि यही सब हैं जो कि असल में लिलिथ डीमनस की ही सर्वेंट्स हैं जिनको लिलिम कहा जाता है और इसलिए इस मूवी का नाम लिलिम रखा गया है। वो ये कहती है कि ईसा यहाँ से नहीं जा सकती लेकिन ईसा उनके सर पर कोई चीज मारकर उनको बेहोश कर देती है और तोमस को लेने के लिए निकल जाती है। अब वो सीक्रेट डोर से अंदर आकर सीक्रेट हॉलवे में छिप जाती है और वहाँ से होते हुए लिलिथ के रूम तक आ गई थी। अब यहाँ उसे बिस्तर पर एक बॉडी का ढांचा तो मिलता है बट नाउ वी ऑल नो कि ये लिलिथ नहीं है क्योंकि वो अपने ह्यूमन फॉर्म में नहीं रहती और बेड के ही पास प्रिंसिपे का कटा हुआ हाथ भी पड़ा हुआ था। और आपको याद होगा कि शुरुआत में हमने ऐसा ही एक सीन देखा था जहाँ पर वो एक खतरनाक क्रीचर था जिसने की बच्चे को खा लिया था और उसका हाथ फेंक दिया था। तो यहाँ पर वो कोई और नहीं बल्कि लिलिथ खुद थी जो कि लड़कों को खाया करती थी। और आपको इन बच्चों की पोएम भी याद होगी कि मदर बाहर आती है, उनको खा जाती है और हड्डियां थूक देती है। तो यहाँ पर वो इसी के बारे में बात कर रहे थे। एंड आई बिलीव कि यहाँ पर जो मदर मेरा सोल है वही लिलिथ है, या फिर ये कहे कि मेरा सोल को उसने पदस करके रखा हुआ था। एनीवेज अब विंडो से बाहर देखने पर ईसा को दो पुलिस ऑफिसर दिखाई देते हैं जो कि उसकी और तोमस की सर्चिंग करते हुए यहाँ तक आए थे। ऑब्वियस सी बात है उन्होंने अपनी कार यहाँ पर डिच कर दी थी तो इसलिए यहाँ पर आ गए, लेकिन वो विंडो से उन्हें दिखे उससे पहले ही सिस्टर ट्रिनिंग उसे अपने साथ खींच कर ले जाती है। मीनवाइल वो ऑफिसर्स अंदर चेक करते हैं तो उनको तोमस मिल जाता है, लेकिन हेलेना ने झूठ बोला था कि ईसा और तोमस यहाँ पर नहीं आए और अब तक ट्रिनिंग एक ऑफिसर को शूट करके खत्म कर देती है, लेकिन दूसरा ऑफिसर उसे शूट कर देता है और अब हेलेना उस ऑफिसर पर हमला करके उसको बेहोश कर देती है। अब अगले सीन में हम उस ऑफिसर और ईसा को बना हुआ पाते हैं। वहीं सभी सिस्टर्स या फिर ये कहा जाए कि जो लिलिम्स हैं वो अपनी माँ लिलिथ की भूख मिटाने के लिए ऑफरिंग तैयार कर रही थी और इसी ऑफरिंग के बारे में बीच में बात भी हुई थी। खैर ये लोग उस ऑफिसर को यहाँ से ले जाती हैं और ईसा के पास हेलेना आती है जो कि ये कहती है कि पहले उसे डर लगता था क्योंकि सब ये कहते थे कि जो लिलिथ को पूजेगा वो हेल फायर से ब्लाइंड हो जाएगा, लेकिन फिर जब उसने लिलिथ को एक्सेप्ट किया तब से उसका डर खत्म हो चुका है और हेल फायर उसकी ताकत बन चुकी है। लेकिन ईसा के बारे में सब गलत थे कि वो लिलिम बनेगी क्योंकि वो उस काबिल है ही नहीं। और जाते जाते वो ये भी बता देती है कि आज की ऑफरिंग असल में तोमस की ही होने वाली है और यहाँ पर जिनको कहा जाता है ना कि बच्चे अडॉप्ट हो रहे हैं, वो बच्चे अडॉप्ट नहीं होते बल्कि यहाँ पर उनकी ऑफरिंग लिलिथ को चढ़ाई जाती है। और जैसा कि शुरुआत में कहा भी गया था कि वो मर्दों से नफरत करती थी, इसके चलते ऐसा हुआ। अब वो तोमस को लिलिथ के रूम में लेकर जाती है जहाँ पर सभी लिलिम अपनी माँ लिलिथ के रिटर्न के लिए चैंटिंग कर रही थी और तोमस को वो हेल होल में फेंकने वाली थी, लेकिन ऑफिसर खुद के साथ हेलेना को उसमें धक्का दे देता है। वहीं दूसरी लिलिम्स यानी कि जो सिस्टर्स होती हैं वो तोमस को भी उसी होल में धक्का देती है ताकि ऑफरिंग कंप्लीट हो पाए। मीनवेल गैब्रियल ईसा को आजाद करता है और ये लोग और बच्चों को और तोमस को बचाने के लिए जाने लगते हैं। जिन्हें सिस्टर मार्गा मिलती है जो कि ये कहती है कि ये सब लिलिथ के प्लान का हिस्सा है और जो उसने लिखा है वो होकर रहेगा। फोर्थ सील ओपन हो चुकी है और लिलिथ अपने ग्रैंड फॉर्म के साथ दुनिया पर रूल करने आएगी, पर इतना कहकर वो खुद को ही शूट कर लेती है, यानी कि उसने खुद को ही सेक्रीफाइस कर दिया था। ईसा तोमस को बचाने जाने लगती है और हम तोमस को ही देखते हैं जो कि उस हेल होल के अंदर था जो कि असल में लिलिथ का ही घर है और ज्यादा गहरा नहीं है, लेकिन बस वो यहाँ
जहाँ पर अंधेरे में रहती है। अब वो हेलेना को खा जाती है और हेलेना उसको प्रेज करते हुए गॉड्स को कर्स कर रही थी जो कि उन्हें भूल गए हैं। और अब लिलिथ उस ऑफिसर को भी खा जाती है, लेकिन थॉमस वहीं पर छुपा हुआ था। खैर अब तक ईसा ऊपर वाले रूम में आती है जहाँ पर सभी लिलिम उसे देखकर वहाँ से चुपचाप बाहर चली जाती है और ईसा अब उस होल के अंदर चली गई थी, यानी कि यहाँ पर कुछ तो वियर्ड हो रहा था। खैर वहाँ पर उसे लिलिथ दिखाई देती है, लेकिन साइड में छुपा हुआ थॉमस भी मिल जाता है, जिसे लेकर वो बाहर आने लगती है, लेकिन लिलिथ उसको बाइट कर चुकी थी। बट फिर भी वो दोनों उससे बचकर बाहर आ जाते हैं और जब वो बाहर आती है तो वहाँ पर पड़ी हुई गन से थॉमस उसे शूट कर देता है, तो वो वापस से होल में गिर पड़ती है। खैर वो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन थॉमस ये कहता है कि उन्हें सबको बचाना चाहिए, तो ईसा उसे नीचे छोड़कर सभी बच्चों को लेने ऊपर जाती है। लेकिन तभी एक जोर की आवाज आती है और सभी बच्चे चिल्लाने लगते हैं। थॉमस जाकर देखता है तो वहाँ पर एक बहुत ही खौफनाक नजारा उसको नजर आता है। खुद ईसा ने ही एक बच्चे को मार डाला था, जिसको देखकर वो डर के मारे भाग जाता है। और अब सभी लिलिम ईसा को एक बच्ची ऑफर करते हैं और वो हंसते हुए ये ऑफरिंग एक्सेप्ट कर चुकी थी। और दोस्तों अभी यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। तो अगर आपको यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो मैं बताना चाहूंगा कि ईसा असल में चोजन बाय गॉड थी, लेकिन सेम टाइम पर लिलिथ ने भी उसको अपने लिए चूज कर लिया था वेसल की तरह, और वो उसकी बॉडी ले लेगी जो कि वो ले भी चुकी है। लेकिन एस्थर ने ईसा को बचाने के लिए उसे यहाँ से अपने साथ निकाल लिया था और उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू कर दी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर शुरुआत में उनके पिता की पत्नी का नाम एस्थर ही था। सो व्हाट आई बिलीव कि एस्थर ने इजाबेल को यानी कि ईसा को यहाँ से निकाल लिया था, उसे अडॉप्ट कर लिया था, फिर यहाँ पर इनके पिता से शादी भी कर ली थी। एंड आई बिलीव कि जो थॉमस था ना वो इनका बायोलॉजिकल बेटा होगा, लेकिन ईसा यहाँ पर इनकी अडॉप्टेड बेटी थी, विच एक्सप्लेन्स कि यहाँ पर वो उसके ऊपर इतना अब्यूज क्यों किया करता था। अब यहाँ पर वो गॉड की चोजन वन थी, वो चाहती तो यहाँ पर लिथो खत्म कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर प्लान पूरा उल्टा पड़ गया था, क्योंकि एस्थर यहाँ पर उसे कुछ भी बनाने के लिए थी नहीं। एंड आई बिलीव कि अगर वो डायरी वगैरह छोड़ जाती तो शायद से ईसा यहाँ पर कुछ कर सकती थी, लेकिन लिलिथ यहाँ पर एक कदम आगे निकली। उसका जो पुराना शरीर था वो खराब हो चुका था, जिसके चलते उसको एक नया वेसल चाहिए था, यानी कि मीरासोल वाला। तो उसने यहाँ पर इजाबेल को बाइट कर लिया, जिसके बाद उसको पोजीशन हो चुका था और लिलिथ ने जो लिख दिया था वही होना था। और ईसा यहाँ पर आई और फाइनली अब वो लिलिथ बन चुकी है। और वो ऑर्फिनेज की पोर्ट्रेट याद है जिसके अंदर एक शैडो थी, तो वो असल में ईसा खुद ही थी। इसका लिलिथ बनने वाला उसका जन्म पहले से ही तय कर दिया गया था, जो अब यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा डार्क और रेडी टू रूल द वर्ल्ड हो चुकी है, यानी कि अब वो फाइनल लिलिथ बन चुकी थी। इसी के साथ में लिलिम मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी लिलिम फिल्म की कहानी। अब आपको याद होगा कि जंगल के अंदर ब्लू ड्रेस के अंदर इसने 2 बॉर लिलीज को देखा था, यानी कि इजाबेल ने, तो वो कोई और नहीं बल्कि लिलिन्स ही होंगी जिनको उसने देखा, यानी कि यही वाइट नन। बाकी हॉलवे के अंदर वो जो सीक्रेट रूम था जहाँ पर मदर मीरासोल रहा करती थी वही लिलिथ थी, यानी कि मदर मीरासोल रही होगी पहले, जो कि बिल्कुल इजाबेल की तरह ही होगी, जिसको लिलिथ ने पदस कर लिया होगा। और अब लिलिथ को यहाँ पर नया फॉर्म मिल चुका है, नया शरीर मिल चुका है, जो कि खुद इजाबेल का है, जो कि अब काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। और इस ऑर्फनेज के अंदर लड़के जो आते हैं उनको यहाँ सेक्रीफाइस करा जाता है। और बात रही लड़कियों के बारे में, तो जो लड़कियां यहाँ पर आज्ञाकारी होती हैं, थोड़ी बहुत शक्तिशाली होती है, तो उनको यहाँ पर लिलिम बनने का ऑफर दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर इजाबेल के साथ में स्टार्टिंग में होना था, लेकिन उसको तो लिलिथ ने खुद ही चुन लिया था, जिसके चलते लिलिथ ने उसका शरीर ले लिया। और बाकी सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर समझा ही दी है, एस्थर के बारे में, एडॉप्शन के बारे में, सब कुछ आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी, समझ में आ गई होगी। इनकेस अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स के ऊपर जाकर देख सकते हैं।